गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी लोग। ये एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है सुपर 40 एनडीए के लिए हम लोग ने बैचेस स्टार्ट किया है। बैचेस स्टार्ट आपका हो चुका है और जो हमारी टीम रहेगी उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और जिस तरह से आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप लोग 100% सिलेक्शन ले पाएँ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा जो नाम है वो है अनादि गौतम और हमारी जो प्रॉपर टीम की अगर हम लोग बात करें तो भाई हमारी प्रॉपर टीम की में जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं उन सभी को लिया गया है और ये आपके 100% सिलेक्शन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। 100% सिलेक्शन मतलब 100% सिलेक्शन कहने का मतलब आपका ये होता है कि जब कभी भी कोई आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भाई आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, उस पर बात करेंगे। आज तो हमने एक छोटा सा एक इंट्रो क्लास रखा है। मेरा जो सब्जेक्ट है भाई वो क्या है, वो है आपका जीएस। तो देखिए ये हमारा सुपर 40 हो गया और न्यू बैच फॉर एनडीए 2021 एनडीए 1 2021 जो बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अपकमिंग भी कई सारे बैचेस अभी आने वाले हैं। सुपर 40 बैचेज है ये। सुपर 40 का मतलब इसमें 40 स्टूडेंट हम लोग रखेंगे। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो एक बैच में आपको कितना मिलेगा, 40 रहेगा। उसके पीछे का जो रीज़न है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इजीली आप लोग क्वेरी अपनी कर पाएँ। आज का जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे आप से अपने आप को आपका कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले अनुज सेठ सर। सब्जेक्ट जो है वो आपका मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और एमएससी इन मैथमेटिक्स है। 13+ ईयर इनका एक्सपीरियंस है। मतलब आप मान के चल सकते हैं लगभग 15 ईयर्स के अप्रॉक्स जितने भी हमारे टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं उन सभी का क्या रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। तो बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिला चुके हैं। तो एक अच्छी टीम के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। अपना आपका जो भविष्य है आप समझ लीजिए कि वो एक अच्छे हाथों में है ना। कहा जाता है कि जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स जो लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, वैसा ही या कई बार उससे भी ज़्यादा एक अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाता है, अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाता है तो वो आपका रोल प्ले करता है। तो देखिए ये सारे हो गए हमें अनुज सेठ। उसके बाद में आपके सामने अनादि गौतम जो कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो छोटी सी एक लिखी हुई है यहाँ पर हिस्ट्री, एलएलबी, एमबीए, उसके अलावा एमए मास कम्युनिकेशन भी मेरा है, ठीक है। और एमए पॉलिटिकल साइंस भी है। मतलब कई सारे सब्जेक्ट में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है और लगभग 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मेरे पास अभी है। देन इधर रेशमा खान में मैं जो आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगी। सर का मैथमेटिक्स हो गया। हमारा आपका क्या हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपको लिखा हुआ है जीएस, जनरल स्टडीज़। मतलब साइंस के अलावा जितना भी टॉपिक है, जैसे आपका करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। पॉलिटिकल साइंस थॉट वगैरह से बन जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी वगैरह हो गया, वो इवन इकोनॉमिक्स करंट बेस्ड जो होती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कुछ बेसिक चीज़ें भी आती हैं, तो वो आपको मैं कराने वाला हूँ। देन प्रशांत नायक सर, सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। सर का भी लगभग 13 से 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो चलिए ये तो हमारी हो गई टीचर्स के बारे में बात। हमारे साथ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम दूसरा भी बैच अभी स्टार्ट कर लेंगे और उसमें आपका ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इन पर आप बात कर सकते हैं। जो भी आपके पास समस्या है या कैसे आपको जुड़ना है, या फिर मान लो कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि अभी तुरंत से नहीं आ पा रहे लेकिन हम अपने सीट पक्का करना चाहते हैं और आगे जुड़कर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने नंबर होते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करें तो हम सब्जेक्ट पे आएंगे। अब देखो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा तो मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, वो है आपका जीएस। मेरा जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, जीएस। अगर मैं जीएस को लेता हूँ तो जीएस में एक तो आपका हो गया साइंस, वो तो आपका मैम देखेंगे, जो भी पोर्शन होगा वो मैम देखेंगे, रेशमा खान मैम है। उसके अलावा मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई जीएस में मेरे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपका होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री हो और वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास मेनली रहता है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी में एक साथ लिख देता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री से ही आपके स्टार्ट होते हैं। जहाँ पर हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एंड हो जाता है, वहाँ से आपका स्टार्ट होता है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब यहाँ पर है पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा पार्ट, और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि इसमें आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो होंगी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब हमारा क्या होगा, संविधान होगा। क्या होगा, संविधान होगा। उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर दूसरी जो चीज़ आती है भाई वो आता है आपका ज्योग्राफी। क्या होता है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में आपका इंडियन भी रहेगा और इंडियन के अलावा जो दूसरी चीज़ें आपकी वो वर्ल्ड भी रहेगी। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो 1 बाय 1 उन चीज़ों को हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में आपका आता है और वो आता है इकोनॉमिक्स, और साथ में आपका होता है
करंट अफेयर्स। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस, देयर आर 50 क्वेश्चन इन योर एग्जाम। कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा। अगर मैं इसके रेशो की बात करता हूँ तो सिंपली वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखा मिलता है। आप किसी भी जगह पर देखेंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि इसके अंदर जी इसमें आपका सबसे पहले इस 50 क्वेश्चन में वहाँ ऐसा लिखा मिल सकता है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में आपको लिखा मिलेगा 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में आपको जो लिखा मिलेगा वो आपको लिखा मिलेगा 20 क्वेश्चन। मैं बताऊंगा अभी इसमें क्या चेंज है। और करंट अफेयर जो आपको लिखा मिलेगा वो मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन। लेकिन इसमें कई बार चेंजेस हैं बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि भाई इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स में काउंट कर लेते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन भी जाता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि इस पोर्शन से 15 क्वेश्चन से लेके 16 क्वेश्चन तक आ गया, सेम 15-16 क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। तो ये इसका रेशो बढ़ जाएगा करंट अफेयर्स का और इकोनॉमिक्स उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे आना है, मतलब इंडियन हिस्ट्री प्लस कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये आपका कंप्लीट जीएस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे आगे अगर हम लोग बात करें कि आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को हमको पढ़ना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको 1-2 चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें किसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। सपोज़ किया हम लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में बात की, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है या करंट को हम लोग इकोनॉमिक्स से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, किससे, जो इकोनॉमी है उससे हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब मैं इकोनॉमी लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एक्चुअली नहीं होता, इकोनॉमी होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था जब होती है, यहाँ पर हम जब बात करते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात नहीं करते, तो किसी देश का नाम उसके साथ लगाना होता है कंप्लीट नेम के लिए। इंडियन इकोनॉमी, ठीक, जर्मन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, सुनते होंगे आप लोग करंट में या न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कहीं भी आप देखते होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमी और करंट अफेयर दोनों को एक साथ को रिलेट कर देता हूँ सपोज, तो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक चीज़ होती है, कई बार अभी आप सुन रहे होंगे कि भाई इंडिया का ग्रोथ रेट या अदर कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, और जो जीडीपी है, कई बार आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को कि जीडीपी है वो माइनस में चल रहा है। अभी की अगर हम लोग बात करें, कोरोना टाइम चल रहे हैं, सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग अपना ख्याल रखें इस चीज़ को, मतलब एक मास्क के साथ में देखिए मेरा मास्क यहाँ पर रखा हुआ भी है कि नहीं, तो आप सब लोग बिना उसके नहीं चलेंगे। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या है, डोमेस्टिक एरिया के अंदर 1 ईयर में फाइनल वैल्यू एंड सर्विस, फाइनल या ऐसा कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू किस चीज़ का या टोटल कॉस्ट किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो टोटल या फाइनल कॉस्ट और अमाउंट कह सकते हैं और वैल्यू कह सकते हैं किस चीज़ का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कई जगह आपको लिखा मिल सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी लिखा मिल सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर और फिस्कल ईयर भी लिखा मिल सकता है इन अ डोमेस्टिक एरिया। डोमेस्टिक एरिया किसका, किसी भी कंट्री का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने इंडिया का, सपोज किया ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर एक पर्सन है ए, एक कौन है, ए मान लिया अनादि है जो कि मैं हूँ, एक मान लिया ट्रंप साहब है। अब आप सोच रहे हो ट्रंप, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा, कोई और भी तो ट्रंप हो सकता है, जो होगा कहाँ का हो सकता है, यूएसए का बंदा होगा, और वो यूएसए का जो पर्सन है वो ट्रंप, वो यहाँ पर इंडिया में क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है। इंडियन बाउंड्री के अंदर रह के कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है तो उसका जो इनकम होगा, मतलब अनादि गौतम का भी, मतलब ए का भी और ट्रंप का भी, दोनों का जो इनकम होगा वो इंडियन इकोनॉमी में ऐड होगा। किसमें, इंडियन इकोनॉमी में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जीडीपी में किसका, इंडियन और फॉरेनर दोनों का वैल्यू हम ऐड करते हैं जब भी कभी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी को, जीडीपी को। सेम टू सेम पॉइंट हम समझ लेते हैं यूएस के बारे में। सपोज किया ये यूएसए है, अब यूएसए में एक बंदा है बी, ठीक, ये जो बी है ये है आपका मान लिया इंडियन है, बट जॉब कहाँ पे कर रहा है, जॉब कर रहा है यूएसए के अंदर। दूसरा मान लेते हैं एक बंदा है एक्स, एक है वाई, ये कौन है, ये यूएसए के सिटीजन है, तो ये अपनी बाउंड्री में जॉब कर रहे हैं। हमारे यहाँ का इंडियन भी एक जॉब करता है, इंडियन भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। तो इनका जो एक
वैल्यू होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू होता है, या फिर सीधा सीधा सिंपल समझने के लिए कहें कि इनका जो इनकम आपका होता है वो इनकम किस में ऐड होगा, यूएसए की जीडीपी में होगा। मतलब किसी देश की डोमेस्टिक एरिया में, किसी देश की बाउंड्री में, किसी देश की घरेलू सीमा में, ऐसा कह सकते हैं, टोटल वैल्यू हम ऐड करके सामने शो करते हैं, तो उस चीज़ को हम दिखाते हैं क्या, जीडीपी के रूप में। इसमें सिटीजन का भी, जो सिटीजन अपनी कंट्री के अंदर काम कर रहा है, साथ में फॉरेन सिटीजन जो किसी अदर कंट्री में जॉब करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी इनकम ऐड होता है। तो पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ों को हमको पढ़ना होता है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम से मान लिया, ले लिया गया एक एग्जाम्पल ले लिया, किससे, बैंकिंग सिस्टम से। अब बैंकिंग सिस्टम में देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। एक चीज़ होती है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दो टाइप की अगर हम बात करें तो एक हमारा है RBI, बैंकिंग सिस्टम में जो एपेक्स बॉडी है, जो रेगुलेट करने का काम करता है, वो कौन करता है, तो एपेक्स बॉडी हमारा जो होता है वो है RBI। एपेक्स बॉडी मतलब सुपीरियर, सबसे ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एपेक्स बॉडी के रूप में है। और सारी की सारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स आपका हो गया यहाँ पर मौद्रिक नीति। कई बार आता है मौद्रिक नीति की घोषणा, मौद्रिक नीति में चेंजेस, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कौन करता है, तो RBI करता है। तो कैसे करता है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के अंदर आप चाहे वो GDP हो, नेशनल इनकम हो, कुछ भी देखें, मेनली आपको किससे काम करना है, किसकी बात करनी है, फंड की बात करनी है, अमाउंट की बात करनी है, एक्चुअली बात करनी है किसकी, मनी की। एक्चुअली किसकी बात करनी है, मनी की बात करनी है, मुद्रा की बात करनी है। अब क्या होता है, ये तो हो गया RBI, आपका सेंट्रल बैंक, जो पब्लिक के साथ कभी डील नहीं करता। लेकिन एक बैंक होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्या नाम देते हैं, कॉमर्शियल बैंक नाम देते हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे RBI हो गया, HDFC हो गया, या फिर आपका ICICI बैंक हो गया। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के अकाउंट होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, पैसा उसमें हो या ना हो, एक अकाउंट होगा, इस बात की श्योरिटी मेरे को लगती है आजकल के टाइम पर। तो हिंदी में इसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। अब क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, जो पब्लिक के साथ में डील करता है, किसके साथ, जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, जो जनता की जमाएँ लेते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं और उनको विड्रॉ करने की फैसिलिटी, विड्रॉ करने की सुविधा जो देते हैं, उन्हीं को हम लोग नाम क्या देते हैं, उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो हम बात कर रहे हैं जो कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास टोटल टाइम डिपॉजिट का, मतलब टोटल उसका जितना बिजनेस है, ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए, बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस बिजनेस का कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं, सीधा सीधा रखते हैं, किसके पास, अपने पास। अपने पास का मतलब यहाँ पर हो गया आपका इटसेल्फ। कभी भाई बुरा वक्त आया तो उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। ये पैसा यूज़ इमरजेंसी में ही हो सकता है, मतलब SLR के रूप में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो होता है वो आपका कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास कुछ फंड को जमा करके रखता है, किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, RBI के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से एक होता है CRR। जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो इसको हम लोग बोलते हैं, ये डिपॉजिट किसके पास में होता है, ये डिपॉजिट आपका किसके पास होता है, RBI के पास में होता है। किसका होता है, वो होता है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। मतलब SBI ने कुछ परसेंट रख दिया इसके पास में एज ए गारंटी, और कुछ रख लिया अपने पास में, बुरे वक्त में दोनों ये काम आने वाले हैं। अब बात आती है सपोज़ कि CRR के मान लिया एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, या SLR का एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ क्या ये 18% है, ये सपोज़ किया ये कितना है, ये 18% है। मान लिया इसको 18% जमा हो गया, कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास रख दिया, इसका मतलब बिजनेस में ये पैसा यूज़ नहीं हो सकता, यही मतलब हुआ। लेकिन अगर सरकार ये कह देती है, सरकार नहीं एक्चुअली RBI ये कहता है कि भाई इसको हम कम करके कर दे रहे हैं 17%, मतलब 1% का छूट मिल गया, तो पहले 18% रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, अब कितने में, अब 17% है। इसका मतलब बिजनेस के लिए किसी भी बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, फंडिंग ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब जो फ्लो है, जो मार्केट में उधारी देना, बिजनेस करना किसी भी बैंक का, उसके लिए ज़्यादा उसके पास अमाउंट होगा। तो इससे क्या हुआ, जो फ्लो है किसका, मनी का फ्लो, वो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन मान लिया इस रेट को बढ़ा के कितना कर दिया, 19% सपोज कर दिया गया, तो क्या हो गया, फ्लो डाउन हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में इस तरह के जो टूल्स हैं उनको जब यूज़ किया जाता है, तो यूज़ करने के लिए जो सबसे ज़रूरी जो रीज़न है, या सबसे
इंपॉर्टेंट जो तरीके हैं वो इन्हीं तरीके से ही काम करते हैं। जैसे रेपो रेट, कई बार सुनते होंगे कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक लेते हैं, वन नाइट भी कह देते हैं, मतलब कम समय के लिए वो होता है। तो मनी का जो फ्लो है उसको अप और डाउन करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं। अब करंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है भाई, उसमें ये होगा करंट में कि इसका रेट क्या चल रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है, या इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सीधा सीधा करंट से बेस्ड इकोनॉमी। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट कर लेता हूँ और आगे आने वाले समय में करंट अफेयर्स के प्रॉपर टॉपिक के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में। इंडियन हिस्ट्री मतलब आपका सीधा सीधा हो गया भारतीय इतिहास। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी हिस्ट्री के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, किसी भी हिस्ट्री के बारे में, किसी भी इतिहास के बारे में, तो हमारा जो हिस्ट्री होता है, हमारा जो इतिहास होता है, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी देश का हो, किसी कॉन्टिनेंट का हो, तो उसको हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, जिससे लोगों को पढ़ने में, स्टडी करने में, समझने में आसानी रहे, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले क्या नाम देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग नाम देते हैं प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हालांकि ऊपर इंडियन लिखा है, तो ना भी लिखे तो चलेगा। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आपका जो होता है वो आपका होता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री मतलब आपका होता है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। थर्ड अगर मैं आपको बात करता हूँ तो थर्ड आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब होता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब मैं बात करूं भाई इनको हमने कैसे डिवीजन किया, कैसे इसको हमने रखा, तो इसका जो सिंपल सा तरीका होता है वो आपका रीज़न की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा सीधा आता है कि भाई ये जैसे हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये कुछ BC में स्टार्ट होगा और 712 AD तक ये जाता है, मतलब कुछ ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 712 AD मतलब ईस्वी तक जाता है। अच्छा, कई जगह आपको BC नहीं लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा BCE, बिफोर कॉमन एरा। वैसे बिफोर क्राइस्ट भी बोल देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे बिफोर कॉमन एरा। AD जो होता है वैसे तो इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। क्या होती है? एनो डोमिनी। और ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ये जो AD है, एनो डोमिनी है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं CE, कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? CE बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। इधर हम लोग बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? 700। अच्छा, कहीं कहीं 650 भी लिखा मिल जाता है कि 650 AD में आके समाप्त हो गया। तो 712 से लेके 1707 के बीच में आपका क्या होता है? AD या CE जो भी आप लिखें, उसके बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा? मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगा। इधर हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न के बारे में, तो ये आपका 1707 से लेकर और 1947, 1964 और ईयर ऑफ 2000 यहाँ तक के टॉपिक्स कवर करने को कई बार आ जाते हैं। UPSC के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, उसमें भी स्पेशली सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ईसा पूर्व, BCE। इधर क्या है? AD या CE इसको बोल सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये 712 में ही क्यों एंड हुआ आके, और यहाँ पर BC में कोई BC पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि जब हम इन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग या किसी भी चीज़ के ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ओरिजिन जो होता है किसी भी इंसान की, किसी भी सिविलाइजेशन की जब उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं, तो सिविलाइजेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होता है कि भाई समय में कब हुआ।
अब क्या है कि जैसे हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, है ना, आपने सुना होगा पैलियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, इस तरह के नाम कई सारे सुने होंगे, न्यूलिथिक एज ये सुने होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि जो कैल्कोलिथिक एज है, जैसे ताम्रपाषाण एक काल जिसको बोलते हैं, जिसमें पत्थर का यूज़ हुआ, साथ में कॉपर का यूज़ हुआ, तो वो वाली जो चीज़ें हैं उसका जो एक्सकवेशन हुआ, उसकी जो खुदाई हुई, उसके बारे में जो डिस्कवरी हुई, जानकारी हुई, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले उसके बारे में जानकारी हमको मिल चुकी थी कंपैरिजन टू कैल्कोलिथिक एज। बट एक्चुअली क्या है, जो कैल्कोलिथिक एज है वो टाइम पीरियड में पहले का है, मतलब वो पहले की सिविलाइजेशन है। जो पत्थर है, जो स्टोन एज है, वो पहले का सिविलाइजेशन है, लेकिन ज़मीन की खुदाई में, एग्जीबिशन में वो बाद में हमको मिला। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड पुराना जितना मिलता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग BC और AD रखते हैं। जैसे आपका ये हो गया, मान लिया ये है आपका कोई डेट लाइन, इसमें इधर हम जो प्लस में जा रहे हैं, एक्चुअली टाइम को कभी भी प्लस एंड माइनस में नहीं लिखते। तो जो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें नाम आपका जो होता है BCE, माइनस वाला जो टाइम पीरियड जिसको आप लिखना चाहते हैं, और इधर आपका हो गया CE या AD, वो हो गया प्लस में। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अभी यहाँ पर आपका है 2020, तो हमको सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा भाई 2021, उससे नेक्स्ट आएगा 2022, उससे नेक्स्ट क्या आएगा 2023। लेकिन यही अगर हम लोग BC में चल रहे होते हैं तो यहाँ पर सपोज होता है 2020, उससे जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका कहाँ तक आता है 2019, देन 2018, मतलब वो कम होता चला जाता है, और जहाँ आ जाए वहाँ तक हम लोग इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, और वो पॉइंट ये है कि जब भी हम कभी बात करें इसके बारे में कि भाई 650 ही क्यों, या 712 AD ही हमारे सामने क्यों है, मतलब ये जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जब कभी समाज में, किसी सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आते हैं, जब किसी समाज सोसाइटी में कोई भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस की वजह से आपकी हिस्ट्री को हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने चेंज कर दिया। वैसे हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, बट उन्होंने कहा भाई समझने में आसानी रहनी चाहिए। तो 650 से कुछ समय पहले 647 में हर्षवर्धन साहब का डेथ हुआ। हर्षवर्धन किंग थे, एक हिंदू एम्परर में लास्ट नाम माना जाता है, जिन्होंने काफ़ी बड़े एम्पायर पर शासन किया, रूल किया, काफ़ी बड़ा उनका एम्पायर हुआ करता था। हालांकि कई जगह आपको नाम लिखा मिलेगा हेमू के बारे में भी, बट वो छोटे से टाइम पीरियड के लिए था, और वो फ्री किंग के रूप में भी नहीं था, इसीलिए उसको हम काउंट करते हैं हर्षवर्धन को। तो कई सारे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग आपका 650 वाला जो टाइम पीरियड है वो ले लिया किसके अकॉर्डिंग, हर्षवर्धन के अकॉर्डिंग। और 712 क्या है कि 712 में इंडिया में क्या हुआ है भाई, फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम अटैक, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ये किसने किया था और इससे क्या फ़र्क पड़ा, तो अभी देखते हैं क्या फ़र्क इससे पड़ता है। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इंडिया, क्या नाम था, उसने किया था 712 में, नाम था मोहम्मद। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ा बस इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। तो जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, उस बंदे का नाम क्या था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब ये कहाँ से आया था, ये वहीं से आया था जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ है, जहाँ आज भी लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। जगह का नाम है, अब मक्का मदीना की बात करते हैं तो वो कहाँ पर आता है, वो अरब में आता है। जैसे सऊदी अरब है तो अरब कंट्री हो गया, इसका मतलब ही केम फ्रॉम अरब कंट्री। वो कहाँ से आया, वो अरब देश से आया टू अटैक, कहाँ पर, इंडिया पर। मतलब इंडिया पे जो अटैक किया वही इन्वेडेड इंडिया, कहाँ से, फ्रॉम अरब कंट्री। तो भारत देश में अटैक उस बंदे ने किया। अब क्या हुआ भाई, इससे जो चेंज आया वो देखने को ये मिला कि इससे चेंज क्या हुआ, एक सोसाइटी में चेंज आया। अभी तक इससे पहले की अगर बात करें, बिफोर हिम जो इंडिया में रूलर लोग हैं, बिफोर हिम जो इंडिया में रूलर हैं, वो इंडिया में आपको देखने को कौन लोग मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे कौन होंगे, हिंदू होंगे,
उससे पहले अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें बौद्ध होंगे, जैन होंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट फॉरेनर नहीं है, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम। और इसी टाइम पर इनसे पहले आ गए थे पर्शियन लोग, पर्शियन फर्स्ट फॉरेनर है। पर्शियन जो है वो कौन है? फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड मतलब अटैक इंडिया। सेकंड कौन थे? सेकंड जो थे वो थे ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनानी, पर्शियन मतलब फारसवासी, फारस मतलब पर्शिया, पर्शिया मतलब आज का ईरान, पर्शिया का मतलब आज का क्या हुआ? ईरान। और ग्रीक का मतलब आज का हो गया ग्रीस, मतलब यूनानी, अलेक्जेंडर। तो ये फर्स्ट हैं आपके फॉरेनर में नाम आता है किसका? पर्शियन का, देन ग्रीक का। लेकिन समाज में, सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, कल्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। चेंज जो देखने को मिला वो कहाँ से मिला? वो चेंज देखने को मिला मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद। तो उसी के बाद में इंडिया में सोचा कि जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने सोचा कि बेटर ऑप्शन क्या है, यहीं से 712 से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला हिंदू, बौद्ध, जैन, ग्रीक इन सब के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें आप लोग देखेंगे काफ़ी हद तक हम बात करेंगे कि रूलर कौन है, पॉलिसी मेकर कौन है? मुस्लिम। यहाँ पर कौन है? हिंदू, राजपूत राजा हुआ करते थे। अच्छा इसके अंदर अब बैक टू बैक बहुत सारे अटैक होते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद में गजनवी, महमूद ऑफ गजनी कह सकते हैं, अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गौरी, ये बैक टू बैक बहुत सारे क्या हुए? अटैक हुए। ठीक, अब जब इन लोगों ने अटैक भारत में किए, इंडिया के अंदर इन लोगों ने अटैक किए, तो चेंज बहुत सारा देखने को मिला। 1206 से 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया पर रूल करना भी स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है 1707 में आके मेडिवल हिस्ट्री को क्यों समाप्त कर दिया गया और मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से क्यों स्टार्ट कर दी? तो इसी टाइम पीरियड में आए थे यूरोपियन। कौन आए थे इंडिया में? यूरोपियन। यूरोपियन कौन है भाई? जैसे आपने नाम सुना होगा पोर्चुगल, डच, ब्रिटिश। ये जो यूरोपियन है ये लोग इंडिया में एज अ ट्रेडर एंटर करते हैं, एज अ व्यापारी करते हैं। लेकिन हमारी ही हेल्प से, कुछ गद्दार लोगों की वजह से, कुछ लालची लोगों की वजह से धीरे धीरे उन लोगों ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट को कवर करना स्टार्ट किया। और ये वाला जो पीरियड है इसमें यूरोपियन एज अ रूलर सामने आ जाते हैं। पहले थे ट्रेडर और यहाँ पर यूरोपियन देखने को आपको मिलेंगे एज अ रूलर। तो इतिहास हमेशा रूलर के अकॉर्डिंग, शासक के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो 1707 में ही क्यों हुआ, अब बात ये कर लेते हैं। तो 1707 का जो मेन रीज़न है भाई वो क्या है? 1707 में 1707 इसमें होता है डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द लेटर मुगल एम्परर वर वीक एंड फुल स्टैप, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा मूर्ख टाइप के लोग थे। उन लोगों ने कंट्रोल खोना स्टार्ट कर दिया, सेंट्रल पावर वीक हो गया और उसी का फ़ायदा, बेनिफिट जो मिला वो किसको मिला? यूरोपियंस को मिला आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। और पूरा अगर टाइम पीरियड देखेंगे, कौन सा वाला, आप अगर पूरा टाइम पीरियड देखेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला, तो इसमें 1707 से जब ये स्टार्ट हुआ तो आपको यूरोपियन दिखाई देंगे। यूरोपियन में भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रिटिश लोग रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है वो कौन रहे हैं? ब्रिटिश रहे हैं। अब यहाँ पर हमने टाइम पीरियड लिखा है ये वाला 1947, 64 और ईयर ऑफ 2000। किसको डिफाइन करें? सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखा जाए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके 1947 तक के ही आते हैं, इंडिया की आज़ादी तक के आते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक के आते हैं। 64 में नेहरू जी का डेथ हुआ है, तो जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या फर्स्ट पॉलिसीज़ जो डिफाइन हुई हैं वो किसने की है? नेहरू जी के अकॉर्डिंग डिफाइंड हुई है, जवाहरलाल नेहरू। ईयर ऑफ 2000 क्या है? एक सेंचुरी खत्म हो गई, एक एरा खत्म हो गया, मतलब 20th सेंचुरी खत्म होकर 21st ऑफ सेंचुरी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तक का भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कई सारी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं। तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाता है जिनका कंपैरिजन किया जाता है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड से। तो आज की जो हम क्लास देखेंगे वो यहीं तक देखेंगे। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें आप लोग देखेंगे किस चीज़ के बारे में? हिंदू एम्परर के बारे में। मेनली पॉलिसी मेकर वही है, समाज में, सोसाइटी में कल सब इकट्ठे रहते हैं। इधर आप देखेंगे किसके बारे में? मुस्लिम के बारे में। ये वाला हिंदू हो गया, ये वाला क्या हो गया? मुस्लिम। यूरोपियन है बट एज अ ट्रेडर, नॉट एज अ रूलर। इधर हम लोग जब बात करेंगे मॉडर्न में तो बात करेंगे किसके रूप में?
यूरोपियन एज अ रूलर डिफाइन वही करेंगे, पॉलिसीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस वही बनाएंगे, कल्चर पूरा उनके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, सिस्टम पूरा उनके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमको 1 बाय 1 समझना है, एक एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। इसको देख के डरना नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या कहानी आ गई है इतनी सारी, तो बहुत बढ़िया तरीके से फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है, या फिर हम लोग बात करेंगे इसका फादर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर 1 बाय 1 चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।